दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और पिछले एपिसोड में हमने आपसे मिलाया था मनजीत सिंह डोगरा जी को और हमने आपसे कहा था कि हम इसको दो पार्ट में लेकर चलेंगे। पहले पार्ट में आपने इनको सुना, उनको जाना। दूसरे पार्ट में आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं और फिर उनसे चर्चा करते हैं, उनसे जानते हैं किस तरह से उन्होंने राजनीति का अपना जो रोल है वो निभाया है। तो चलिए बात कराते हैं आपकी फॉर्मर एमएलए मनजीत सिंह डोगरा जी से। अच्छा मनजीत जी, जैसे कांग्रेस के आप सक्रिय कार्यकर्ता रहे, 1978 से ही आप काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से आपको एक तरह से निष्कासित करने का क्या कारण रहा था, किस वजह से वो हुआ था? मैं देखो रमेश जी, ये भी बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है जी। ये बड़ा चाहते हैं कि आप रखें अपनी बात? नहीं, मैं रखना चाहूँ, लेकिन कुछ लोग फिर सच्चाई, आज दुर्भाग्य मेरा ये है कि मैं सच बोलने वाला आदमी नहीं। बोलिए, आप सच बोलिए, मैं अपने दिल की बात आप मैं ये रहा हूँ, मेरी ये आदत रही है। अभी बड़े बड़े लोग, मुझे बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, बड़ी लॉबी में ए क्लास के कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो भी मुझे बोलते हैं कि भाई जी तो चोरी बोलेंगे जी, बोलते हैं मुझे जी, अभी भी बोलते हैं जी। मैं चोर बोल देता हूँ कि यार चोरी करते हो। नहीं ठीक है, चोर को चोर बोलने में कोई बुराई नहीं है। तो मैं बोलने वाला आदमी, अब वो सच्चाई सुनने के लिए आज की कोई भी गांव की जो महिला है, कोई भी गांव का भाई है, कोई भी थाना है, वो इस चीज को नहीं सुनते हैं। आज झूठ कम बोलने वाला है। डोगरा जी, अगर कोई नहीं सुनना चाहता, उसकी अपनी सोच है, पर आप अपना स्पष्टीकरण जरूर दें, अपनी बात रखें आप। तो मेरा स्पष्टीकरण एक है कि मैंने 2012 में जो हमारे वर्तमान विधायक हैं जी, उनकी पूरी मदद की जी, पूरी मदद, जो मन से तन से पूरी मदद की, जो मैं कर सकता था। अगर उनका सका भाई भी होता तो शायद वो नहीं करता। अच्छा जी, जो मैंने किया है जी। मेरी वाइफ ने अलग, उसकी वाइफ के साथ मिलकर के अलग टीम बना करके, मेरी वाइफ अलग टीम बना करके दिन और रात हमने की। और कोई दिन नहीं होता था जिस दिन इंद्रदत्त लखनपाल मेरे घर में गाड़ी नहीं लगाते थे और सुबह मुझे पिकअप करके अपने साथ नहीं लेकर जाते थे जी। और रात के 11-12 बजे तक हमने काम किया जी, पूरी तन मन से हमने काम किया, जीत गए। उसके बाद कुछ कंट्रोवर्सी आ गई, उनके दिमाग में कुछ लोग चुगलबाज होते हैं, वो इधर से उधर पढ़ाते रहते हैं। कुछ वर्कर ऐसे होते हैं, अपने नंबर बनाने के लिए वो कानाफूसी करते हैं जी। तो मेरी टीम को तितर बितर कर दिया गया, मेरी टीम को डिस्ट्रॉय कर दिया गया जी। उसके बाद 2017 में जब इलेक्शन हुए तो मैं कहीं नहीं गया, कहीं नहीं गया। किसी को भी मैंने ये नहीं कहा कि आपने इस आदमी को वोट डालने हैं और इस आदमी को वोट नहीं डालने हैं। पूरे इलाके में अगर कांग्रेस पार्टी की नेतृत्व इतना स्ट्रांग है, इतना मजबूत है, तो इस बात की इंक्वायरी आज भी करवाएं। और मैं आज भी दावे से कहता हूं, मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर पूरे इलाके में एक आदमी भी, एक पंचायत भी, एक गांव भी बता दे कि मनजीत सिंह डोगरा 2017 में इंद्रदत्त लखनपाल के खिलाफ वर्किंग करने के लिए गया और ये कहा कि इंद्रदत्त लखनपाल को वोट मत डालो या इस तीसरे आदमी को वोट डाल दो। मतलब ये आरोप आपके ऊपर लगा? ये आरोप मेरे ऊपर लगा, जबकि मैं 2 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक अर्की में रहा, वीरभद्र सिंह जी के इलाके में रहा। मैं 2 तारीख से लेकर 8 तारीख तक रात को 9 बजे पहुंचा हूँ। मैं रात को 9 बजे पहुंचा हूँ 8 तारीख को, चूंकि 9 तारीख को वोटें थी। 9 तो ये जो आरोप है आपके ऊपर, क्या विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने लगाया या किसने लगाया? नहीं, देखो नहीं, कौन लगा सकता है और कोई दिल्ली की AIC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी तो नहीं आएगी जी, हिमाचल कांग्रेस कमेटी तो नहीं आएगी। somebody recommend the name जी। मेरे खिलाफ केस रिकमेंड किया गया ना जी कि इसको निकाला जाए। अच्छा, कि इसने मेरे खिलाफ काम किया, तो मेरे ये तो एक है, मेरी तो स्थिति ऐसे खराब की गई है। अगर मेरे को ऑफर आ रही है, मेरे को भी अभी ऑफर आ रही है, बहुत सारी जगह से मुझे ऑफर है कि आप आओ, आपको हम अच्छे लेवल पर पहुंचाते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर कि मैं क्या करूँ। मैं राणा साहब वीरभद्र सिंह की वजह से, ईश्वर करे कि उनकी आयु लंबी से लंबी हो, उन जैसे लीडर पैदा नहीं हो सकता
जी। मेरे जैसे गरीब घर के आदमी को वो आगे लाए। तो और जितने मैंने काम किए वो उनकी बदौलत किए। तो मैं जब तक वो जिंदगी में है तब तक मैं जो हूँ आई स्टैंड बाय हिम। अच्छा मनजीत सिंह डोगरा जी, आप दिल से तो कांग्रेस के साथ हैं, इसमें कोई बिल्कुल नो ये तो डाउट। आपकी बातों से भी लग रहा है। बिल्कुल। मेरा सवाल ये है कि अगर कांग्रेस आज आपको एक सम्मान से अगर आज पार्टी में बुलाती है कार्यकर्ता के रूप में या किसी भी रूप में, तो क्या आप उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्यों नहीं, मैं कांग्रेसी हूं भाई। मैं तो कांग्रेस विचारधारक आदमी हूं। अगर मैं तो ये देख रहा हूं कि आज कांग्रेस की हालत एक है कि मैं देख रहा हूं कि ऐसे लोगों को कांग्रेस के पद मिले हुए हैं जिनको उनके परिवार के लोग भी पसंद नहीं करते हैं। लोगों से तो वोट क्या ट्रांसफर करवाना कांग्रेस के पक्ष में, अपने ही गांव में अपने ही लोग उनको पसंद नहीं करते। वो लोग पोस्टर लेकर बैठे हैं सिर्फ खुश करने के लिए कि ये फलाने विधायक हैं, उनके फलाने वर्कर हैं, इनको ये पोस्ट दी गई है इसलिए खुश है। जी। मैं तो इंडिपेंडेंट एमएलए था 1993 से। कांग्रेस को नहीं भूलना चाहिए ये 1993 में मैं इंडिपेंडेंट एमएलए था और मैं कांग्रेस का थोड़ी था। लेकिन पूछो किसी से, मैंने कांग्रेस को कितना मजबूत 1993 से 98 तक किया है। जी। मैं तो मुझे क्या जरूरत थी कांग्रेस की वर्किंग का। लेकिन एक इंडिपेंडेंट तो सिर्फ नाम था तो मैं कांग्रेस ही। जी। तो हमने कांग्रेस को जिंदा किया, कांग्रेस को जिंदा रखा और हमने सरकार बनाई। आपको पता होना चाहिए, शायद ये बात बुरी लगे, शायद कांग्रेस के नेतृत्व को ये बात बुरी लगे। जी। आपको बता रहा हूं मैं, हम 7 आदमी इंडिपेंडेंट जीते 1993 में। 7 आदमी इंडिपेंडेंट जीते। उनमें नंबर 1 जो है वो ठाकर सिंह भरमौरी जीते भरमौर से। कुलदीप सिंह भटियात जीते चंबा से, भटियात कंस्टिट्यूंसी से। जी। हरिराम पंडित हरिराम चिंतपूर्णी से जीते। टेकचंद डोगरा जो है नाचन से जीते। मैं यहाँ से जीता। और 6ठे नंबर पर चौधरी हरदयाल नगरोटा से जीते। और 7वें नंबर पर चौपाल से जीते राजा योगेंद्र चंद्र। जी। 2 आदमी ने सपोर्ट नहीं किया, योगेंद्र चंद्र जी और हरदयाल जी ने सपोर्ट नहीं किया। हम 5 आदमी इंडिपेंडेंट थे। हमने 22 एमएलए कांग्रेस के इतिहास में कांग्रेस पार्टी को अपना आंकलन करना चाहिए। जी। लीडर्स को अपना आंकलन करना चाहिए कि हमारी पार्टी कहाँ स्टैंड करती है। 22 एमएलए को लेकर के पंडित सुखराम जो है चार्टर्ड प्लेन में चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली लेकर चले गए और 22 एमएलए दिल्ली बैठे रहे। 5-6 दिन जा करके लड़ाई होती रही। 30 एमएलए वीरभद्र सिंह जी के साथ थे। ओथ नहीं हो रही थी। जी। ओथ तो तब होनी थी जब मेजोरिटी होती। तो 22 एमएलए तो दिल्ली में बैठे थे। जी। तो हम 5 एमएलए इंडिपेंडेंट जो थे वो मिले और 6ठा जो है वो राकेश सिंघा जो सीपीएम से जीते थे, वो हम 6 एमएलए ने गवर्नर को मिले। उस टाइम के सुरेंद्रनाथ जी के पास चार्ज था, पंजाब के गवर्नर के पास हिमाचल का जो चार्ज था। वो आए शिमला में, हम पर्सनली उनसे मिले और लिख करके दिया हम 5 आदमी ने कि we extend our support to form the Congress government led by वीरभद्र सिंह। तब जाके कांग्रेस तब और उसी दिन शाम को ओथ हो गई। वो 22 एमएलए दिल्ली में बैठे रहे, सरकार कांग्रेस की बन गई यहाँ चीफ मिनिस्टर। तो ये अगर आप मैं झूठ बोल रहा हूं पता करिए। ये ठीक है कि कांग्रेस पार्टी इस बात को नहीं मानेगी। जी। वो क्यों नहीं मानेंगी कि उनका नेशनल लेवल का मैटर कंट्रोवर्शियल मैटर है। वो तो ये बोलेंगे कि दिल्ली से 22 एमएलए ने हमें चिट्ठी भेज दी। ये बात बनती नहीं है। मतलब तो हमने कुछ और था, मतलब ये था जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, तो हमने पूरी मदद कांग्रेस की थी। और अगर मेरे जैसे आदमी को कांग्रेस पार्टी से निकाला जा सकता है तो आम आदमी का कांग्रेस पार्टी का के बीच में क्या अस्तित्व है, उसकी क्या वजूद है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा सर, मेरा सवाल यहाँ ये है, आपने बड़ी अच्छी बात बोली है यहाँ पर और मेरे
पास इसमें बड़ा अच्छा सवाल निकल के आता है। जब आप दिल से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए व्यक्ति, जो भावनात्मक रूप से भी कर्म रूप से भी कांग्रेस के सपोर्ट में है, आज सर हिमाचल प्रदेश हो या सेंटर, मैं सेंटर की बात करूंगा नहीं, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के अस्तित्व को लेकर आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि ये चैलेंज हो सकता है और इस चैलेंज की वजह से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है? देखो रमेश जी, एक बहुत बड़े लेवल की बात है। मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, ऐसे बात करूँ तो अच्छा नहीं लगता। तजुर्बे की बात कर तजुर्बा मेरा एक है कि सिंस जब से राजा साहब वीरभद्र सिंह जी जो कांग्रेस की जो मतलब कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी जो है वो वीरभद्र सिंह है जी, हिमाचल में जी। अगर वो मजबूत रहती है तो कांग्रेस का भविष्य है, कांग्रेस का फ्यूचर है जी। आप कह लीजिए कि कांग्रेस इज वीरभद्र सिंह, वीरभद्र सिंह इज कांग्रेस, इक्विवेलेंट हो गया। ये बात है, ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ। और कोई इसलिए नहीं कि मैं ये हूँ, और अच्छे जो कांग्रेस के लोग हैं उनको कांग्रेस में लाना चाहिए। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को, संगठन को संभाल सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस में एक है कि ये आदमी है, इसका कौन आदमी है जी। कांग्रेस नहीं देखती इस बात को, इसका ये देखते हैं कि वहां दिल्ली में कौन है, उसका यहाँ कौन है, मतलब एक परिवारवाद ही मान लें। ये चला है जी, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी जो है वो बहुत पीछे चलेगी। अच्छा सर, तो अभी सवाल यहाँ ये आता है कि अगर आज आपको राजनीति में आने के लिए एक कोई बेहतर ऑप्शन मिले, इक्विवेलेंट टू, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आप घिसे हुए व्यक्ति रहे हैं, राजनीतिक करियर में आने का कोई आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो क्या आप राजनीति में वापसी उस तरह से करना चाहेंगे? ऐसा है रमेश जी कि आपने बहुत ही अनफेयर क्वेश्चन मेरे जैसे आदमी से पूछा है, वेरी अनफेयर फॉर मी। आपके लिए तो मैं आपके दिल की बात से भी सुनना चाह रहा हूं ताकि आपसे कि देखो, आपने क्वेश्चन किया कि आपको इक्विवेलेंट, जैसे भी आपने बीजेपी का नाम लिया, देखो रमेश जी, जिसके रोम रोम में जिसके में नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता की भावना जिसके मन में हो जी, और जिस पार्टी ने हमें देश दिया है, आज लोग भूल गए जी। Who has given this country? इन लोगों को ये जो देश दिया है, किसने दिया है? कांग्रेस। तो कांग्रेस के अलावा बीजेपी में तो मेरा सवाल ही नहीं होता। बीजेपी में तो मैं जा नहीं सकता, ना ही मेरे को कोई बड़ी से बड़ी पोस्ट भी कुछ दे, तब भी मैं बीजेपी में नहीं जाना जी, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई और पार्टी आ जाए, कोई और पार्टी आपको ऑफर कर दे। सेकुलरिज्म की बात आती है, कोई ऐसी बात, धर्मनिरपेक्षता की बात आती है, सेकुलरिज्म की बात आती है, तो अगर उसमें कोई ऐसा कोई बात फ्यूचर में कोई आती है तो मैं सोच सकता हूँ। वो भी तब सोच सकता हूँ अगर वीरभद्र सिंह कांग्रेस में मैं उनको वो स्थान ना मिले। मतलब वीरभद्र तक आप कहीं नहीं जाने की सोच? मैं बस ये मेरा है, राजा जी के साथ पूरी वफादारी आप पूरी डिवोटी, मतलब नो वन कैन से नो इफ बट, नथिंग इज देयर। जो जिस आदमी ने मेरे जैसे आदमी के लिए इतना सब कुछ मैंने किया है, एक मैं आप ये कह सकता हूँ, मैं आज ये कह सकता हूँ कि डीसी का ऑफिस नहीं आया यहाँ, बाकी क्या नहीं हुआ इस इलाके में। कॉलेज में लाया तो मैं आपको बताऊं रमेश जी कि 5 करोड़ रुपया अनाउंस किया स्टेज से, और उसमें से 2.5 करोड़ रुपए जो है वो तीसरे दिन एलओसी पीडब्ल्यूडी डिवीजन में आ गई। बीजेपी वालों ने प्रचार किया कि नहीं, ये कॉलेज ऐसे दिया है, ये तो किताबों में है। वी स्टार्टेड कॉलेज इन 10+2 कॉलेज में, यही हमने क्लास लगा दी, और 56 कनाल जमीन जो है वो बरौली गांव में दी, पूरी मशीनरी लगा दी
ग्राउंड बना दिया और राजा साहब से फाउंडेशन स्टोन रखवा दिया 1 महीने के अंदर। अच्छा डोगरा साहब, इतनी सारी चर्चे हमने करी हैं, आपने बड़सर हॉस्पिटल को लेकर भी बात कर दी, सभी अधिकारियों को कर्मचारियों को लेकर भी बात करी, आपने रोडों को लेकर भी बात करी, हर चीज पे आपने डिस्कशन करी है। जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के बाद में भाजपा की सरकार बनी, धूमल जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो धूमल जी को एक तरफ से एक ऐसा व्यक्ति माना जाता है, अब तथाकथित बीजेपी की तरफ से जो कहा जाता है कि एक मतलब हिमाचल पुरुष हुए एक तरफ से, जिन्होंने हिमाचल की डेवलपमेंट को लेकर बहुत सारे कार्य किए हैं। उनको लेकर आपका क्या मानना है, क्या टिप्पणी आप इस पे करेंगे? देखो ऐसा रमेश जी की एक सबसे बड़ी बात तो एक है कि मैं तो कांग्रेस विचारधारा को हूँ जी, लेकिन धूमल साहब जब चीफ मिनिस्टर बने 1998 में जी, तो हमीरपुर जो जिला था, जो उनका अपना का जो जिला था हमीरपुर सेगमेंट में है, वो बंजर इलाका, बहुत बुरी हालत, बहुत ही बुरी हालत जी। तो धूमल साहब ने रोड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जी। रोड इतने बनाए अपने इलाके में, हमीरपुर में तो ऐसी ऐसी जगह रोड पहुंच गए जहां कुंदरों में भी जाकर के रोड पहुंच गए, गांवों में जाकर बहुत ज़्यादा काम उन्होंने किया रोड्स के ऊपर। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि धूमल साहब जो है वो बड़े अच्छे और बहुत ही पढ़े लिखे आदमी हैं, वो प्रोफेसर हैं और उन्होंने तो संगठन में उनकी बड़ी पकड़ थी, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर उनकी पकड़ थी जो आज नहीं दिखती है जी। जो आज वर्तमान में बिल्कुल दिखाई नहीं देती। अधिकारियों के ऊपर कोई सरकार का कोई पता नहीं लगता। आज जैसे हमीरपुर है, धूमल साहब के टाइम पर जब धूमल साहब चीफ मिनिस्टर होते थे, भले ही हम कांग्रेसी हैं जी, भले ही हम कांग्रेस की, लेकिन कांग्रेस किसी भी आदमी की इज्जत होती थी ऑफिस में जी, दफ्तर में, किसी दफ्तर में कोई भी आदमी चला जाए तो वहाँ अधिकारी उस आदमी की इज्जत मान से बात करते थे, सुनते थे। आज दफ्तरों में बुरी हालत है उनके जाने का। ये हमीरपुर को तो बहुत बड़ा लॉस है उनके नहीं होने का। ये मेरा व्यक्तिगत है जी, जी। मेरा उनके साथ कोई जरा ये नहीं है, कभी एक आधी 2 बार मैं मिलाऊंगा उनसे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं उनकी ये बात कर सकता हूँ कि ये बड़ा दुर्भाग्य रहा है हमीरपुर के लिए कि उनकी हार का जो है, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा लॉस जो है हमीरपुर को है। मतलब आप ये हमीरपुर कोई नहीं बल्कि उनके जैसे कांगड़ा है, जैसे ऊना है, जैसे रनिंग इलाके हैं, अपर कास्ट। देखो एक बात तो पक्की रही है कि ये 2 भागों में, नए और पुराने हिमाचल में हिमाचल बटा रहा है जी, और वो अभी भी बटा है जी। इसमें कोई कितना लाख लेक्चर दे, कोई लाख लेक्चर दे करके सत्या बोलने की कोशिश करे, लेकिन इसको झुठलाया नहीं जा सकता कि आज भी नए और पुराने हिमाचल की जो बात है और लोगों के दिल और दिमाग में है। तो जो नया हिमाचल है उसको बहुत ही लॉस जो है वो इस बात का हुआ है। अच्छा सर, जयराम सरकार में और धूमल सरकार में अगर आपको एक प्रतिनिधि होने के नाते, एक कांग्रेस का विचारधारा का व्यक्ति होने के नाते अगर उसका डिवाइडेशन करना पड़े, तो क्या मानते हैं आप कि जयराम सरकार कहाँ चूक रही है और धूमल सरकार कहाँ पर मुख्यमंत्री होने के नाते बेस्ट थे? देखो रमेश जी, ये आंकलन तो तब होता है कि अगर मैं इनसे मिला होता या मैंने इनसे कोई काम करवाने की कोशिश की होती फिर मैं आंकलन करता। तो ये तो इनकी पार्टी का मैटर है जी। चीफ मिनिस्टर धूमल साहब भी बीजेपी के थे और जयराम ठाकुर जी भी बीजेपी के हैं। इनके बारे में मेरे जैसा छोटा आदमी तुलना करे तो अच्छा नहीं लगेगा जी। ये इनका अपना अपना, हर आदमी का स्टाइल ऑफ फंक्शन अलग अलग होता है जी। इट डिपेंड्स ऑन मैन टू मैन, वो अपनी अपनी सोच अपनी अपनी जगह होती है। तो इनकी अपनी कार्यशैली है, उनकी अपनी है, ये है।
मेरा तो आपसे इतना ही है कि ये नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आपके नोटिस में आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि 2005 और 6 में जब मैं एमएलए नहीं था, लेकिन सरकार राजा साहब की थी, कांग्रेस की सरकार, वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी, उस टाइम पर यहाँ पर से एसडीएम ऑफिस के थ्रू, डीपीआर पीडब्ल्यूडी के थ्रू बनवा करके एसडीएम के थ्रू, डीसी के थ्रू जो है गवर्नमेंट को दी गई थी मिनी सेक्रेटरीट के लिए। ठीक है। तो आप बताओ कि 15 साल कहाँ हो गए, कहाँ देखिए कितना स्पैन हो गया, ना यहाँ मिनी सेक्रेटरीट बना, ना यहाँ बस अड्डा बना। जबकि जमीन बस अड्डे की और मिनी सेक्रेटरीट के लिए हमने पैर बांध करके दिलवाई है बरसर के जिम्मेदारों से जी। लेकिन अब जो सेक्रेटरीट की बात आ रही है, वो तो अब कह रहे हैं कि सेक्रेटरीट यहीं पर ही बनेगा, अभी भी उसका प्रोजेक्शन चल रहा है, बस अड्डे का भी कुछ प्रोजेक्शन क्लियर नहीं है। तो ये दो चीजों पर ही बरसर की राजनीति पिछले 15 सालों से घूम रही है। चलो ये तो इनका, ये पॉलिटिशियन है, इनकी अपनी बात है, बीजेपी की सोच क्या है, कांग्रेस के विधायक की सोच क्या है। हाँ, इतना मुझे जरूर दुख है, बहुत दुख है मुझे इस चीज़ का। अब मुझे बहुत ही अपने ऊपर भी मुझे थोड़ा सा अपने आप को भी मैं कोसता हूँ कि मैं अगर ये जो पिछला 2012 से 17 तक का पीरियड था, इसमें दोनों में से एक चीज तो बन जानी चाहिए थी जी, निश्चित रूप से बन जाना चाहिए थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है। देखिए भोरंज कल सब डिवीजन बना, सबसे लास्ट में बना जी, वो मिनी सेक्रेटरीट बन गया। नंदौड़ में आपको पता होना चाहिए कि जब इस बरसर सब डिवीजन का एरिया ऑफ ऑपरेशन लिया गया तो उसमें नंदौड़ भी था। तो नंदौड़ को भी मिनी सेक्रेटरीट मिल गया, और बरसर आज जो है उससे वंचित है। बगाना को मिल गया। हाँ, बगाना तो कल बना सब डिवीजन, उसको मिल गया। तो ये बातें जो है ये पॉलिटिशियन के विल पावर के ऊपर, इच्छा शक्ति के ऊपर, जो यहाँ का नेता होता है उसकी इच्छा शक्ति क्या है, क्या वो किस टाइप के। ये जरूरी थोड़ी है कि मैं इस इलाके में ये चीज़ दूं तो उस इलाके के लोग नाराज हो जाएं, और उन इलाके को खुश करने के लिए मैं इन इलाके के लोगों को ऐसा खुश करने के लिए ऐसा नहीं है जी। देखिए नहीं, अब सब जज का कोर्ट है, लोग बरसर जाते नहीं है, जाते हैं, डीएसपी ऑफिसर है नहीं वहाँ, बिल्कुल है। तो अगर जब सब जज का कोर्ट बरसर में है तो वकील तो सारे के सारे वहां जाते हैं, बिल्कुल। तो मिनी सेक्रेटरीट अगर वहां होगा, सारे ऑफिस एक जगह होंगे, तो कितना बड़ा प्रोग्राम जो है, ये मेरी अपनी एक जगह तो बन ही जाना चाहिए। चाहे वो बस अड्डा बनता, चाहे मिनी सेक्रेटरीट बनती, एक जगह बस अड्डा बन जाता, दूसरी जगह मिनी सेक्रेटरीट बन जाता, ऐसा होना चाहिए था। जी, मनजीत सिंह डोगरा जी, आप ने आज काफ़ी सारी चीज़ें हमने चर्चा की हैं आपसे, और मुझे पक्का विश्वास है कि आपने अपने दिल की बातें भी रखी होंगी, और जो लोगों को समझनी चाहिए थी, लोगों को जो जाननी चाहिए थी, वहाँ तक भी पहुँचे होंगे हम लोग। हम समय समय पर कोशिश करेंगे कि आपके विचारों को लेते रहेंगे और भी आगे प्रयास करेंगे, और नेताओं को भी, जहाँ के जो लोग हैं उनको हम अलग अलग तरह से लोगों को बुलाएंगे खुली चर्चा के लिए, क्योंकि देखिए हमारा मोटिव भी यही है कि सबके दिल की बात सामने आए। एक आम आदमी जो नेताओं से एक्सपेक्टेशंस करता है, उसको पता लगना चाहिए कि हमारे नेता क्या सोचते हैं, और इसी के माध्यम से इस मंच को मैं लेकर आ रहा हूँ। आज आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने इतना समय दिया इन सब बातों को करने के लिए, और हमें पक्का विश्वास है कि लोगों को ये बातें जरूर समझ में आई होंगी, तो इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी कि आपने बुलाया, इसके लिए फिर दोबारा आपका भी